myself Dr. Manju Menon, MS Girls College बीकानेर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को मार्क्स के द्वंद्ववाद के बारे में बताया था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है दो शब्दों से मिलकर के बना है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और मार्क्स ने यह द्वंद्ववादी जो अवधारणा है यह हीगल से ग्रहण की है। लेकिन हीगल के द्वंद्ववाद का अर्थ और मार्क्स के द्वंद्ववाद का अर्थ जो है अलग अलग है। मार्क्स ने यद्यपि द्वंद्वात्मक पद्धति को हीगल से ग्रहण किया है, परंतु मार्क्सवादी जो द्वंद्ववाद है वह हीगल के द्वंद्ववाद से बहुत अधिक भिन्न है। और इनके द्वंद्ववाद में प्रमुख जो अंतर है, मुख्य जो अंतर है वह यह है कि हीगल एक आदर्शवादी विचारक है और आदर्शवादी विचारक होने के कारण से उनके द्वंद्ववाद का जो आधार है वह विचार या आध्यात्मिकता है। परंतु मार्क्स जो है आध्यात्मिक नहीं है, वह विचार को महत्वपूर्ण नहीं मानता है, वह भौतिक पदार्थों को महत्वपूर्ण मान करके चलता है। हीगल की दृष्टि में इतिहास जो है विश्व आत्मा की क्रमिक अभिव्यक्ति है जो कि देवी आयोजन द्वारा संचालित होता है। परंतु मार्क्स ने हीगल के इस विचार को काल्पनिक कह करके छोड़ दिया था, क्योंकि मार्क्स जो है यथार्थवादी है, व्यवहारिकता में जो है विश्वास रखता है। यद्यपि मार्क्स ने हीगल की ये द्वंद्वात्मक अवधारणा हीगल से अवश्य ग्रहण की है, लेकिन मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को पैरों के बल जो है खड़ा कर दिया, क्योंकि हीगल जो है विचार को महत्वपूर्ण मान करके चल रहा है और मार्क्स जो है वह भौतिक तत्वों को महत्वपूर्ण मान करके चलता है। और यही जो है मुख्य जो है अंतर है। और मार्क्स ये कहता भी है कि संसार जो है विचारों के माध्यम से नहीं चलता है, विचार तो बदलते रहते हैं, लेकिन पदार्थ जो है वह महत्वपूर्ण है। और इसी के संबंध में वेपर ने यहाँ तक कहा है कि हीगल ने विचार को मुख्य माना और पदार्थ को उसने कोई महत्ता जो है प्रदान नहीं की, किंतु मार्क्स ने विचार को केवल मानव के दिमाग में वस्तुवादी जगत की एक परछाई मात्र माना है। तो हीगल ने विचार को वास्तविक मानते हुए बाह्य जगत के विचारों को परछाई मात्र माना, जबकि मार्क्स ने वस्तुवादी जगत, भौतिक जगत को वास्तविक मानते हुए विचार को इसकी परछाई माना है। तो द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है वह प्रगतिवादी है और प्रकृति जो है उसका मुख्य जो है आधार है। मार्क्स चूँकि समाजवाद के संबंध में महत्वपूर्ण विचार देता है और इसीलिए मार्क्स ने अपने इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को अर्थ के क्षेत्र में मुख्यतः जो है बताने का जो है प्रयास किया है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि परिवर्तन जो होता है चाहे वह समाज का परिवर्तन हो, चाहे आर्थिक जगत का परिवर्तन हो, उसमें भौतिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो विशेषताएं बताई हैं, जिसमें पहली विशेषता जो मार्क्स ने बताई वह है आंगिक एकता। द्वंद्ववाद चूँकि हीगल और मार्क्स दोनों का ही आधार है, तो द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है जिसमें वस्तुएं और घटनाएं जो हैं पूर्णतः एक दूसरे से संबंध रखती हैं और प्रकृति के सभी जो पदार्थ हैं उसमें परस्पर निर्भरता तथा आंगिक एकता जो है वह पाई जाती है। साथ ही साथ प्रकृति में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनमें गतिशीलता होती है, परिवर्तनशीलता होती है। कुछ परिवर्तन जो होते हैं प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ जो है अप्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन प्रकृति की प्रत्येक वस्तु जो है क्षण क्षण परिवर्तित जो है वह होती रहती है और वह परिवर्तनता जो है वह गतिशीलता के कारण से होती है। और आर्थिक शक्तियाँ जो होती हैं वह समाज की प्रेरक शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि भौतिक जगत जो है निरंतर परिवर्तनशील है और सामाजिक जीवन भी भौतिक जीवन के अनुसार ही परिवर्तित जो है वह होता रहता है।
साथ ही साथ में मार्क्स ने यह भी बताया है कि परिवर्तन जो होते हैं वह परिमाणात्मक भी हो सकते हैं और गुणात्मक भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिमाणात्मक ही परिवर्तन हो, गुणात्मक परिवर्तन नहीं होते। गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं वह एकदम से या झटके से जो है क्रांतिकारी रीति से होते हैं, और जिसमें पुरानी चीज़ें जो है नष्ट हो जाती हैं और उसके स्थान पर नई चीज़ें जो है वह आ जाती हैं। तो गुणात्मक परिवर्तन के आने को एक तरह से क्रांतिकारी प्रक्रिया जो है वह माना जाता है। और वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होकर के और एकदम से होते हैं, अचानक से जो है वह होते हैं। विशेषताओं के संदर्भ में ही मार्क्स ने यह भी कहा है कि गुणात्मक परिवर्तन के आने को एक तरह से क्रांतिकारी जो प्रक्रिया है वह माना जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की हर चीज़ में अंतर्विरोध होता है और नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों पहलू उसके होते हैं, और जिनका आपसी जो संघर्ष है वही जो है विकास की प्रक्रिया है, वही विकास का आधार संघर्ष है। सामंजस्य या मेल मिलाप जो है वह नहीं है। तो केवल संघर्ष के माध्यम से ही विरोधी पक्षों में आपसी टकराव से विकास जो है वह हो सकता है। धन्यवाद।